सुबह हो गई थी। काव्या जाग जाती है और बिस्तर पर देखती है, लेकिन उसे अद्वैत नजर नहीं आता। अद्वैत को सुबह जॉगिंग पर जाने की आदत थी, इसलिए काव्या सोचती है कि शायद सुबह जल्दी उठकर अद्वैत जॉगिंग करने चला गया होगा। इसलिए ज्यादा ना सोचते हुए वो चाय बनाने चली जाती है। वहां छत पर अद्वैत झूले पर सो रहा था। तभी सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ती है, जिससे वो जाग जाता है। उसके सर में दर्द हो रहा था। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो यहाँ छत पर कब और कैसे आया, जबकि कल रात तो वो अपने बेडरूम में सो रहा था। अद्वैत झूले से उठता है और देखता है कि उसके कपड़े फटे हुए हैं और उन पर खून लगा हुआ है, जिन्हें देख अद्वैत की आंखों के सामने से रात की कुछ झलकियां तेजी से पार हो जाती है। अद्वैत डर जाता है। वो जल्दी से फटे हुए कपड़े निकालकर उन्हें फेंक देता है और बाथरूम में जाकर शावर चालू कर देता है। अद्वैत तैयार होकर नीचे डाइनिंग रूम में डाइनिंग टेबल पर बैठा था। तभी काव्या उसके लिए चाय लेकर आती है। काव्या उसे चाय देते हुए कहती है, अरे आज जल्दी उठ गए तुम और नहाकर तैयार भी हो गए। अद्वैत कहता कुछ नहीं, बस काव्या को देख मुस्कुराता है, लेकिन उसके मुस्कुराहट के पीछे एक किस्म का तनाव था, जिसे उसने जाहिर नहीं होने दिया। अद्वैत थोड़ा परेशान था। उसने अभी चाय का एक सिप लिया ही था कि सामने टीवी पर चल रही न्यूज ने उसकी परेशानी को और ज्यादा बढ़ा दिया। टीवी में न्यूज रिपोर्टर कल रात हुई हत्याओं के बारे में रिपोर्टिंग कर रही थी। न्यूज एंकर बताती है कि कल रात शहर में अलग अलग जगहों पर 7 अलग अलग व्यक्तियों की हत्या हुई है और पुलिस को शक है कि ये सातों हत्याएं किसी एक ही आदमी ने की है। न्यूज एंकर आगे बताती है, उन सातों मरने वालों में से एक लड़का जाने माने बिजनेसमैन मिस्टर आहूजा का छोटा भाई करण आहूजा था, जिसकी डेड बॉडी पुलिस को पार्किंग लॉट में मिली है। साथ में पुलिस को वहां 3 लाशें और मिली है, जिसमें करण आहूजा की दोस्त नित्या और 2 सिक्योरिटी गार्ड्स की लाशें भी शामिल है। पुलिस ने वहां पर काम करने वाले दूसरे सिक्योरिटी गार्ड का बयान लिया है। उसने पुलिस को बताया है कि पार्किंग लॉट में लोगों पर हमला करके उनकी जान किसी 2 पैरों पर चलने वाले भेड़िए जैसे जानवर ने ली है। हमारे संवाददाता ने मिस्टर आहूजा से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि फिलहाल वो काफी सदमे में है। पुलिस ने एक और लड़की का बयान लिया है। उस लड़की ने बताया कि देर रात जब वो अपनी शिफ्ट खत्म करके घर जा रही थी, तब कुछ गुंडों ने उसका अपहरण किया। वो गुंडे उसे किसी सुनसान जगह पर ले गए, लेकिन तभी किसी जानवर ने उन पर हमला करके उन तीनों को मौत के घाट उतार दिया और वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग गई। वहां से कुछ ही दूरी पर गली में पुलिस को एक भिखारी की लाश मिली है। माना जा रहा है कि उसकी हत्या भी इसी हत्याकांड का हिस्सा है। कल रात हुए हादसों की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने इस केस की छानबीन का जिम्मा सीनियर इंस्पेक्टर केलकर को सौंप दिया है। अब वही आगे से इस केस की जांच करेंगे। न्यूज एंकर इंस्पेक्टर केलकर का इंटरव्यू लेते हुए उनसे पूछती है, सर, हमले में बचे दोनों के बयान से पता चलता है कि ये काम किसी जंगली जानवर का है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इंस्पेक्टर केलकर अपनी आंखों पर से गॉगल्स उतारते हुए कहता है, देखिए, हो सकता है कि ये काम किसी जंगली जानवर का हो, लेकिन मुझे शक है कि ये किसी सिरफिरे आदमी, मतलब किसी साइको किलर का काम है, जिसने बड़ी ही चालाकी से वारदात को जानवर का हमला साबित करने की कोशिश की है। कुछ सालों पहले अमेरिका के न्यू जर्सी में भी इसी तरह की वारदातें हुई थी। तब सबको लगा था कि ये काम किसी जंगली जानवर का है, लेकिन पूरी तरह छानबीन करने के बाद पता चला कि उन कामों को किसी साइको किलर ने अंजाम दिया था। न्यूज एंकर उसे सवाल करते हुए आगे पूछती है, सर, इस केस के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ और बताना चाहेंगे? तब इंस्पेक्टर केलकर कहता है, फिलहाल मेरे पास आपको देने के लिए इतनी ही जानकारी थी। अभी तो इस केस की छानबीन चल रही है। जब वो साइको किलर पकड़ा जाएगा, तभी हम कुछ कह सकेंगे। न्यूज देखकर अद्वैत के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि कल रात कुछ तो हुआ था, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद काव्या उसके लिए नाश्ता लेकर आती है और उसे सर्व करते हुए कहती है, तुमने ये न्यूज देखी? कौन हो सकता है वो किलर जिसने इतनी बेरहमी से खून किए? अद्वैत बौखला गया था।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो हड़बड़ी में अपनी जगह से उठते हुए कहता है, सुनो काव्या, मुझे अभी याद आया कि वो जो नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है उसी के सिलसिले में आज ऑफिस में मुझे बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए मुझे अभी निकलना होगा। काव्या कहती है, अरे लेकिन नाश्ता तो करके जाओ। मैं बाद में कर लूंगा। ऐसा कहकर अद्वैत बिना नाश्ता किए जल्दबाजी में ऑफिस चला जाता है। इस तरफ शहर के पुलिस कमिश्नर ने अर्जेंट मीटिंग बुलाई थी। इंस्पेक्टर केलकर सहित सभी आला अफसर वहां मीटिंग में मौजूद थे। सभी आपस में चर्चा कर रहे थे और अपने अपने मुताबिक कयास लगाए जा रहे थे। तभी पुलिस कमिश्नर वहां पहुंचते हैं। वो अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहते हैं, कल रात हुई वारदात से आम आदमी की सुरक्षा को लेकर हर तरफ से हमारे डिपार्टमेंट पर उंगलियां उठ रही है। बीती रात शहर में जिस तरह से कत्लेआम हुए हैं उससे शहर के नागरिक डरे हुए हैं। इससे पहले जनता का विश्वास हम पर से उठ जाए, मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द उस किलर को पकड़ लिया जाए। ये हमारे डिपार्टमेंट की प्रतिष्ठा का सवाल है। तभी वहां बैठे एक पुलिस अधिकारी कहते हैं, सर, जिस तरह से ये खून हुए हैं उससे मुझे लगता है कि ये काम किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी आदमखोर जानवर का है। कमिश्नर पूछते हैं, ये आप कैसे कह सकते हैं? वो अधिकारी अपनी बात को समझाते हुए कहता है, सर, मैंने उन मृत शरीरों के घावों को देखा है, जिस वहशीपन से उन्हें मारा गया है। इससे तो जाहिर है कि ये काम किसी आदमखोर जानवर का ही है। तभी इंस्पेक्टर केलकर अपनी असहमति दर्शाते हुए कहता है, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। माना कि उन मरने वालों के घाव किसी जानवर के शिकार करने से हुए घावों जैसे लगते हैं, लेकिन 3 करोड़ की आबादी वाले इस शहर में किसी जंगली जानवर की मौजूदगी मुमकिन नहीं। और मेरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अफसरों से बात हो चुकी है। उन्होंने भी ये कंफर्म किया है कि शहर में किसी ऐसे आदमखोर जानवर के होने के चांसेस ना के बराबर है। और इतनी घनी आबादी वाले शहर में उस आदमखोर जानवर का छुपे रहना मुझे तो कम से कम मुश्किल लगता है। केलकर की ये बात सुनकर मीटिंग में आए सभी लोग आपस में बातें करने लगे। सबकी अपनी अपनी अलग राय थी। तब कमिश्नर उन सभी को शांत रहने को बोलते हैं। देखिए, मुझ पर ऊपर से काफी प्रेशर है और शहर के बड़े बिजनेसमैन मिस्टर आहूजा, जिनका छोटा भाई इस हादसे में मारा गया, उनके होम मिनिस्टर से अच्छे संबंध है, जिससे उन्होंने मुझे इस मामले में विशेष ध्यान देने के लिए कहा है। इसका मुझ पर अलग से प्रेशर है। मैं एक विशेष टीम का गठन करता हूँ, जिसके हेड आप होंगे ऑफिसर केलकर। जो हो सकता है वो कीजिए, लेकिन मुझे रिजल्ट जल्द से जल्द चाहिए। केलकर अपनी जगह से उठकर खड़े होकर सैल्यूट करते हुए कहता है, यस सर। केलकर ने अपनी टीम को उनका काम समझा दिया था और रात में पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी थी। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस ने अपना जाल बिछा कर रखा था। इस तरफ आज ऑफिस में अद्वैत थोड़ा खोया खोया सा था और याद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बस कुछ धुंधली सी तस्वीरें उसे याद आ रही थी। वो मन में सोचता है, पंचगिरी में उस रात हुए हादसे के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। काव्या ने बताया था कि उस रात हुए हादसे में मैं सिर्फ अकेला बचा था। क्या ये कोई चमत्कार है? प्रधान अंकल के हिसाब से मेरी हालत बहुत खराब थी। मेरे कंधे को ठीक होने में जहां कम से कम 3 से 4 हफ्ते लगने वाले थे, वो एक ही हफ्ते में ठीक हो गया। कल रात मुझे कुछ असहज महसूस हो रहा था। मुझे याद है, मैं ताज़ी हवा लेने टेरेस पर पहुंचा और उसके बाद क्या हुआ होगा? सुबह जब नींद खुली तो मेरे कपड़े खून से सने हुए थे। शहर में जिन लोगों की हत्याएं हुई है, कहीं उनके पीछे मेरा हाथ तो नहीं? ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन कुछ तो हुआ है मेरे साथ। मुझे पता लगाना होगा। उस दिन से अद्वैत कुछ गुमसुम सा रहने लगा। उसका किसी भी बात में मन नहीं लग रहा था। मन बेचैन रहने लगा। बार बार उसे अपनी आंखों के सामने उन्हीं धुंधली तस्वीरों की झलक दिखाई देती, लेकिन अपनी तकलीफ उसने काव्या के सामने जाहिर नहीं होने दी। वो पहले ही काफी कुछ झेल चुकी थी, इसलिए अद्वैत उसे और परेशान नहीं करना चाहता था। बहुत दिनों के बाद काव्या को इतनी खुशी मिली थी जिसकी वो हकदार थी, और वो उसे अपनी तकलीफ बताकर फिर से दुखी और तनाव में नहीं देखना चाहता था। इसलिए उसने अपने चेहरे पर खुशी का नकली नकाब पहन रखा था, जिसके पीछे उसने अपने दर्द को छुपाया था। अद्वैत अपने साथ क्या हो रहा है
इसकी जानकारी जुटाने लगा। उसने इंटरनेट पर इससे संबंधित आर्टिकल्स पढ़ने शुरू कर दिए। कई किताबों में इससे जुड़े रेफरेंस ढूंढने लगा। ऐसे ही दिन बीतते गए और एक रात जब वो अपने स्टडी रूम में इससे संबंधित रिसर्च कर रहा था, तब इंटरनेट पर साझा किए एक आर्टिकल से उसे लाइकेंथ्रोप नामक बीमारी का पता चला। उसने इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ा, जिससे उसे पता चला कि ये एक तरह की शारीरिक या मानसिक तौर से होने वाली बीमारी है, जिसमें रोगी का ये मानना होता है कि वो एक आदमखोर भेड़िया या अन्य कोई अमानवीय जानवर है। ये एक अलौकिक स्थिति होती है जिसमें चंद्रमा के प्रभाव में इंसान का शरीर पूर्णिमा की रात एक भेड़िए में बदल जाता है। प्राचीन काल में यूरोप और यूनान में इससे संबंधित कुछ संदर्भ मिलते हैं, जैसे घाव का जल्दी भरना, पूरे चांद की मौजूदगी में इंसान का मन बेचैन होना, अपने शरीर का नियंत्रण खोना और बाएं हाथ की हथेली में 5 बिंदुओं का बनना, जिसे अगर मिलाए तो एक स्टार जैसी आकृति का बनना आदि इसकी निशानियां हैं। अद्वैत तुरंत अपने बाएं हथेली को देखता है और उसे देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। उसके हथेली में 5 बिंदुओं के निशान बने हुए थे। वो तुरंत ही पेन उठाकर उन 5 बिंदुओं को मिलाकर देखता है और जैसे ही निशान पूरा होता है, उसके हाथ से पेन नीचे गिर जाता है। उसके पैरों तले की जमीन मानो खिसक जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि वो एक आदमखोर भेड़िया मानव है, जिसने कुछ दिनों पहले शहर में हुए हादसों को अंजाम दिया था। अद्वैत अब पूरी तरह से टूट चुका था, अनजाने में ही सही, लेकिन इतने सारे बेगुनाह लोगों की जान लेने का जिम्मा उसके सिर है। ये बात सोच सोचकर उसके दिल पर बोझ पड़ रहा था, लेकिन उसे अपने से ज्यादा काव्या की फिक्र हो रही थी कि कहीं उसकी वजह से काव्या को किसी तरह की चोट ना पहुंचे। वो जब अपने बेडरूम में पहुंचता है तो देखता है कि बिस्तर पर काव्या शांति से सो रही है। अद्वैत उसके पास बैठकर उसके सिर को बड़े प्यार से सहलाता है। उसकी आंखों में आंसू थे। जब इस बारे में काव्या को पता चलेगा तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी। ये सोचकर उसे डर लग रहा था। अचानक उसे थोड़ी बेचैनी सी महसूस होती है। माथे पर पसीने की बूंदें जमा होने लगी। हाथ और पैरों की नसों में एक हल्का सा तनाव महसूस होने लगा। तभी उसका ध्यान अनायास ही घड़ी की ओर जाता है। उसने घड़ी में देखा 12 बजने वाले हैं और तभी उसे याद आता है कि आज तो पूर्णिमा की रात है। वो अपने बेडरूम की खिड़की से बाहर आसमान की ओर देखता है। आसमान में मौजूद पूरा चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा था। अद्वैत के चेहरे की बनावट बदलने लगती है। उसका मुंह टेढ़ा मेढ़ा होने लगा था और हाथ पांव कांप रहे थे। दिल की धड़कन यकायक बढ़ जाती है। वो नहीं चाहता था कि काव्या को इन सब बातों की भनक लगे। इससे पहले काव्या जाग जाए, अद्वैत जल्दबाजी में वहां से निकल जाता है, लेकिन हड़बड़ाहट में उसका हाथ पास ही एक टेबल पर रखे कांच के ग्लास को लगता है, जिससे वो ग्लास नीचे गिरकर टूट जाता है। ग्लास के गिरने से हुई आवाज से काव्या जाग जाती है। वो देखती है कि अद्वैत जल्दबाजी में बाहर निकल गया है। काव्या जल्दी से बेड से उठकर उसके पीछे जाती है। वो देखती है कि अद्वैत स्टडी रूम की तरफ बढ़ रहा है और उसने अपने आप को वहां बंद कर लिया है। काव्या स्टडी रूम के दरवाजे के पास जाकर दरवाजा खटखटाते हुए अद्वैत को आवाज लगाती है, लेकिन अद्वैत दरवाजा नहीं खोलता। काव्या को कमरे के अंदर से अद्वैत की चीखने की और कराहने की आवाजें आ रही थी। काव्या डर जाती है। उसे अपने पति की चिंता हो रही थी। वो अद्वैत की चिंता करते हुए कहती है, दरवाजा खोलो अद्वैत, क्या हो रहा है तुम्हें? मुझे अंदर आने दो। लेकिन अद्वैत का अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तभी काव्या को याद आता है कि कमरे की दूसरी दीवार पर एक छोटा झरोखा बना हुआ है। काव्या उसमें से झांक कर देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। अंदर का दृश्य देख उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि अद्वैत उसकी आंखों के सामने एक नर भेड़िए में बदल रहा है, जिसे देखकर वो खौफ में आ जाती है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो अद्वैत अद्वैत चिल्ला रही थी, लेकिन अद्वैत अब होश में नहीं था। चांद का प्रभाव उसे पागल कर रहा था। अद्वैत रूपी भेड़िया स्टडी रूम की बालकनी से कूदकर बाहर भाग जाता है। सब कुछ इतना जल्दबाजी में हुआ कि काव्या को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अभी भी क्या हुआ। उसे अद्वैत की फिक्र होने लगती है।
वो जल्दी से नीचे उतरती है और अपनी कार में बैठकर भेड़िया रूपी अद्वैत का पीछा करती है।